नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल से जुड़ी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में इस समय भारत और डेनमार्क के बीच कांटे की टक्कर जारी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में कल खेले जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबले और एफए कप फुटबॉल फाइनल में कल लिवरपूल और चेल्सी होंगे आमने सामने। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें इस समय बैडमिंटन कोर्ट पे लगी हैं, जहां 4 दशक बाद भारतीय पुरुष टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में इस समय भारत का सामना डेनमार्क से हो रहा है। 2 मुकाबलों के बाद स्कोर 1-1 से बराबरी पर है। पहले सिंगल्स मैच में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने भारत के लक्ष्य सेन को पराजित किया। डबल्स मैच में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क की किम एस्ट्रप और मथाइस क्रिस्टियानसन की जोड़ी को 1 घंटे 18 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-18, 21-23, 22-20 से हराया। तीसरे मैच में किदाम्बी श्रीकांत का सामना एंडर्स एंटोनसेन से इस समय हो रहा है। धर्मेंद्र, 1-1 की बराबरी। डेनमार्क टफ कॉम्पिटिटर है, लेकिन लक्ष्य सेन ने थोड़ा निराश किया। लक्ष्य सेन इसी मैच में नहीं, आपने देखा होगा कि जो उन्होंने पिछले 2 मैच भी खेले थे वो शुरुआत अच्छी नहीं दे पाए थे। उन्होंने मैच गंवाए थे मलेशिया के खिलाफ भी। अगर ये कह सकते हैं कि किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक और चिराग की जो जोड़ी, और आखिर में सबसे बड़ी बात है कि एचएस प्रणय जो निर्णायक मैच था उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो भारत का जो सपना था कि सेमीफाइनल तक पहुंचना और उसके बाद फाइनल तक पहुंचना, वो शायद साकार नहीं हो पाता। तो लक्ष्य सेन का सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके जो डिफेंस है, वो डिफेंस में एक बड़ी दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा रहे हैं। ये ठीक है कि उन्होंने बीच में 1-2 मैच में एक्सेल्सन को अच्छी टक्कर दी थी। वो ये भी है कि रिकॉर्ड उनके खिलाफ है जी। उन्होंने अभी तक 6 मैच जीत लिए हैं डेनमार्क के खिलाड़ी ने, और भारतीय खिलाड़ी ने उनके खिलाफ 1 मैच जीता है। लेकिन यूरोपीय सर्किट में जिस तरह से लक्ष्य सेन खेल रहे थे, ऑल इंग्लैंड में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो उनसे उम्मीद की जा रही थी। यहां पर एकदम से उल्टा समीकरण दिख रहे हैं। मतलब एक तरह से वो लक्ष्य सेन दिख ही नहीं रहा जो कि हमने साल के शुरू में देखा था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और ये सब जो कोच हैं उनकी अगर कहीं ना जो अगर उनको कुछ मानसिक जो एक दबाव होता है उसको भी दूर करने की जरूरत है। यहां पर दबाव श्रीकांत पर होगा। अगर ये मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर एचएस प्रणॉय पर सारा दारोमदार हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा दूसरा डबल्स मुकाबला है वो हमारी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। देखिए, एक चीज आपने मलेशिया वाले मैच में देखा होगा कि उन्होंने अपनी जो युगल जोड़ी थी उसमें बदलाव किया था। उन्होंने ये सोचा था कि हम दोनों युगल जोड़ियां अगर एक मजबूत खिलाड़ी को रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा, लेकिन वो उल्टा दांव पड़ गया था। यही दांव डेनमार्क ने भी खेला है जी। उन्होंने भी अपनी जोड़ियां बदली हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा सात्विक और चिराग को मिला है। यही फायदा जो हमारी दूसरी जोड़ी है वो उठा सकती है, क्योंकि वो विश्व रैंकिंग में 45वें नंबर की है और जो डेनमार्क की जोड़ी है उसकी रैंकिंग बनती है 1341। तो कहीं ना कहीं वो जो बदलाव हुआ है उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर दारोमदार श्रीकांत पर रहेगा। अगर श्रीकांत जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चांस ज्यादा बन जाएंगे। और श्रीकांत ने अभी स्विस ओपन में एंटोनसेन को हराया भी था जी। बिल्कुल। तो कई कीर्तिमान आज दांव पर लगे हैं बैडमिंटन कोर्ट पर, और सभी खेल प्रेमी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि आज भारत जीत जाए तो एक लंबे अरसे के बाद हम थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाएंगे और वहां पर भी जीत की उम्मीद होगी। लेकिन सबसे पहले इस समय नजर टिकी हुई है किदाम्बी श्रीकांत के मुकाबले पर। बैडमिंटन के बाद बात करते हैं अब क्रिकेट की। आईपीएल में अब से थोड़ी देर बाद मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। टॉस हो चुका है। बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में बैंगलोर चौथे और पंजाब 8वें पायदान पर है। आइए सुनते हैं दीपिका शर्मा की ये रिपोर्ट।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब तक 7 मुकाबले जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट उसके लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। यदि वो बाकी बचे दोनों मुकाबले जीत लेती है तो सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर बात नेट रन रेट पर आई तो आरसीबी पिछड़ सकती है। बेंगलुरु को अपने नेट रन रेट में सुधार करना है तो टॉप ऑर्डर का धमाकेदार प्रदर्शन करना जरूरी होगा। कप्तान फाफ डुप्लेसिस शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन विराट का बुरा दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। महिपाल लोमरोर के मिडिल ऑर्डर में आने से टीम की बल्लेबाजी मजबूत हुई है। दिनेश कार्तिक किसी भी मुकाबले को एक तरफा करने की काबिलियत दिखा रहे हैं। जोश हेजलवुड और हर्षल पटेल की पेस बैटरी के साथ वानिंदु हसारंगा की स्पिन टीम के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। उधर आखिरी मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ अंतिम ओवर में मुकाबला गंवाने के बाद पंजाब मैदान में उतरेगी। हर सीजन में देखा गया है कि कुछ बेहद कड़े मैच जीतने वाली ये टीम आसान से मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इस बार पंजाब को पहले से चली आ रही इस परेशानी से निजात पानी होगी। कगिसो रबाडा का लय में लौटना टीम के लिए बेहद शानदार रहा है। वो अपने दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। पंजाब को अपने कप्तान की फॉर्म से भी निराशा हाथ लगी है। अगर टीम को बगैर दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर रहे प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो कप्तान मयंक का परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। धर्मेंद्र, दोनों ही टीमों के नजरिए से यह मुकाबला बेहद अहम है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की जो दिलचस्पी इस मुकाबले में है वो है विराट कोहली की फॉर्म। क्या वो आज रन बनाएंगे? देखिए, जिस हिसाब से जिस तरह से ये कह सकते हैं कि इस पूरी अभी तक जितने मैच हुए 3 बार वो पहली गेंद पर आउट हो गए, 0 पर आउट हो गए और वो हर बार मुस्कुराते हुए लौटे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और ये हर मैच में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि एक सिर्फ आरसीबी की टीम में देखा जाए तो सारे बल्लेबाज चल रहे हैं, एक सिर्फ कोहली को छोड़कर। तो आखिर कोहली को ये सिर्फ कोहली ही जान सकते हैं कि वो गलती कहां कर रहे हैं और किस तरह। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक मानसिक थकान की बात चल रही है ना, जो बायो बबल में मानसिक थकान की बात हो रही है, रवि शास्त्री पहले भी जो बोल चुके हैं कि उनको लंबे समय से खेल रहे हैं और उनको विश्राम की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक कारण हो सकता है, उनके साथ जुड़ा हो सकता है। लेकिन उनका जोश आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई विकेट गिरता है तो पहले जब वो कप्तान थे तब की तरह का जोश उनके पास रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका जोश और जज्बा खत्म हुआ है। अब ये बेहतर कोहली बता सकते हैं कि वो लंबी पारी क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। इस मैच पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सवाल, अगर कोहली बाकी बचे मुकाबलों में परफॉर्म नहीं करते हैं और टीम कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाती है प्लेऑफ के लिए, तो टीम मैनेजमेंट क्या करेगा? कल हमने देखा कायरन पोलार्ड को बाहर किया गया। रोहित शर्मा ने कहा बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको मुश्किल फैसले लेने होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप पोलार्ड और कोहली को एक तराजू पर तौल सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, पोलार्ड अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कोहली एक अलग स्तर के खिलाड़ी हैं और उनसे किसी भी समय किसी भी मैच में एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात, पोलार्ड को बाहर किया गया, कोई बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं मचा। कोहली के बाहर होने से एक अलग तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा, अलग मतलब एक विवाद भी बन सकता है, एक चर्चा का विषय भी बन सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि टीम प्ले ऑफ जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले इस तरह की चर्चा में फंसकर अपना ध्यान भटकाना चाहेगी, कोई भी टीम नहीं चाहेगी। और आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, विशेषकर फाफ डू प्लेसी, समझते हैं कि मैदान पर कोहली की अहमियत कितनी ज्यादा है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि फील्डिंग के दौरान जिस तरह से वो हर खिलाड़ी में जोश भरते हैं और जिस तरह से वो सीमा रेखा पर जब वो कप्तान होते थे तो अधिकतर मिड ऑन या मिड ऑफ पर उनको फील्डिंग करनी पड़ती थी या स्लिप में फील्डिंग करनी पड़ती थी। अब वो सीधे सीमा रेखा पर फील्डिंग कर रहे हैं और उसका असर उनकी दिख भी रहा है। वो लगातार बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जडेजा की कमी चेन्नई को जब वो कप्तान थे खल रही थी सीमा रेखा पर, उसी तरह से कहीं ना कहीं कोहली की कमी सीमा रेखा पर आरसीबी को खल रही थी। पंजाब की बात करें, डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर हारे तो फिर प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएंगे। अग्रवाल का बल्ला नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी उन्हें हो रही है, रन नहीं बन रहे हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ओपनिंग स्लॉट पर ट्राई कर लिए, जॉनी बेरिस्टो, शिखर धवन, कभी मयंक अग्रवाल। टीम के साथ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है ये सत्र।
देखिए, कहीं ना कहीं जिस टीम का संयोजन, अगर आप टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपने पहले ही तय नहीं किया और आप 2-3-4 मैच तक भी अपना संयोजन सही नहीं कर पाते हैं और लगातार प्रयोग करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम गड़बड़ाती है। केकेआर का हमारे सामने उदाहरण है। कोलकाता ने लगातार अपना अंतिम एकादश में बदलाव करे और उसका नुकसान हुआ। वही हाल पंजाब का है, क्योंकि वो उसके खिलाड़ी टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके ऐसा नहीं है, शिखर धवन बहुत अच्छा चल रहे हैं, भानुका राजपक्षे ने भी अच्छी पारियां खेली है, लियाम लिविंगस्टोन चल रहे हैं, लेकिन हाँ, मयंक अग्रवाल जिस तरह से वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते थे और जिस तरह से केएल राहुल के साथ जब दोनों पंजाब किंग्स में थे बहुत अच्छी शुरुआत देते थे, वो नहीं दे पाए। इसीलिए शायद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि वो मध्य क्रम में आ गया, और ये अच्छा फैसला भी था क्योंकि जॉनी बेयरस्टो का उपयोग हम पूरी टीम नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब अगर आपके पास लियाम लिविंगस्टोन के रूप में एक मतलब कह सकते हैं कि लप्पेबाजी करने वाला बल्लेबाज है, तो आपको जॉनी बेयरस्टो को शीर्ष क्रम में खिलाना पड़ेगा। और ये जिस हिसाब से उन्होंने पिछले मैच में एक अच्छी पारी भी खेली थी, तो कहीं ना कहीं अब उनके ये कह सकते हैं कि पहले 3 बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्पोर्ट्स कैर में हम आपको स्कोर भी बताएंगे। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम 16 ओवर में ही 97 रन पर आउट हो गई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे अधिक नाबाद 36 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के डैनियल सैम्स ने 3 विकेट लिए। जवाब में मुंबई ने 98 रन का आसान लक्ष्य 14 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए मुकेश चौधरी ने 3 विकेट लिए। मैच में बहुत खराब प्रदर्शन चेन्नई का रहा, लेकिन आपने कुछ समय पहले विवाद की बात की। रविंद्र जडेजा को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं कि अब शायद चेन्नई के साथ उनका नाता समाप्त हो गया। धर्मेंद्र, जो सवाल है, हमने देखा सुरेश रैना के साथ भी कुछ अंदर खाने में क्या खिचड़ी पकी। सुरेश रैना यूएई से वापस आ गए, फिर चेन्नई ने उनको रिटेन नहीं किया, न बोली लगाई। अब जडेजा को कप्तान बनाया, कप्तानी उन्होंने छोड़ी, टीम से बाहर गए, डगआउट में भी नहीं है। अब खबर आ रही है आईपीएल से बाहर हो गए हैं। कुछ का कहना है कि वो अब चेन्नई के साथ पीली जर्सी में भी नहीं दिखेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने सुरेश रैना वाले मामले से इस मामले को जोड़ा है, तो वहां पर भी तब कई तरह की खबरें आई थी जी। तब ये कहा गया था कि वो उनकी मानसिक चीजें की बात, उनके पारिवारिक परेशानियों की बात की गई थी, लेकिन ये की बात ये थी कि वो होटल में अपने कमरे को लेकर भी परेशान थे और धोनी के जैसा कमरा चाह रहे थे, जो खबरें आई थी। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट उसको लेकर खुश नहीं था कि एक खिलाड़ी को इस तरह की मांग नहीं रखनी चाहिए, और अगर आपको तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तो यही बात जडेजा के साथ भी हुई। जडेजा को कप्तान तो बनाया गया और पिछले साल ही कह दिया गया था कि आपको कप्तानी करनी है, लेकिन धोनी ने क्या किया कि पहले 2 मैचों में खुद धोनी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पहले 2 मैचों में मैं उनको गाइड कर रहा था, और एक तरह से कई बार लग भी रहा था कि कप्तान जडेजा नहीं धोनी ही है। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि धोनी ने उनको एक तरह से फ्री हैंड सौंप दिया था कि आप अपनी हिसाब से चलिए, और वहां पर कोई न कोई ऐसा विवाद अंदर हुआ है, क्योंकि ड्वेन ब्रावो ने साफ कहा था जब बात आई थी कि जडेजा को अपनी हिसाब से कप्तानी करने का मौका दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। तो उस विवाद के बाद अचानक फिर से धोनी का कप्तान बनना, जडेजा को बाहर किया जाना, और अब अगर पूर्व खिलाड़ी जो अंदर की बातें बेहतर रख सकते हैं कह रहे हैं कि जडेजा को पीली जर्सी में नहीं देखा जाएगा, तो ये ओवरऑल कुल मिलाकर टीम के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आकाश चोपड़ा ने ट्वीट कर ये बात कही थी कि पीली जर्सी में रविंद्र जडेजा का सफर शायद समाप्त हो गया है। 2 बार के आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज जानकारी दी है कि तेज गेंदबाज पैट्रिक कमिंस चोट के कारण आईपीएल 2022 के बाकी बचे मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह टीम ने किसी और खिलाड़ी को जोड़ने की मंशा नहीं जताई है। भोपाल में 12वें भारतीय सीनियर नेशनल महिला हॉकी टूर्नामेंट में ओडिशा की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पूल एच के अंतिम मुकाबले में ओडिशा ने हिमाचल प्रदेश को 8-0 से हराया। पूल एच के अन्य मैच में केरल ने तेलंगाना को 8-0 से मात दी। पूल जी में दिल्ली ने गोवा को 5-1 से हराया। जीत के बावजूद केरल और दिल्ली की टीम क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी है। क्वार्टर फाइनल में कल महाराष्ट्र का सामना झारखंड से, हरियाणा का सामना उत्तर प्रदेश से, पंजाब की टक्कर कर्नाटक से और मध्य प्रदेश का मुकाबला ओडिशा से होगा। फाइनल मैच 17 मई को खेला जाएगा।
उधर गोवा में 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में कल सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में झारखंड का सामना ओडिशा से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीम आमने सामने होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को एक करारा झटका लगा है। कप्तान रुपिंदर पाल सिंह कलाई की चोट के कारण एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हॉकी इंडिया के अनुसार शीर्ष ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर ट्रेनिंग सत्र के दौरान कलाई में चोट लगा बैठे। उप कप्तान बनाए गए वीरेंद्र लाकड़ा अब भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि स्ट्राइकर एसवी सुनील 20 सदस्यीय टीम के उप कप्तान होंगे। संन्यास से वापसी करने वाले रुपिंदर की जगह नीलम संजीव जैस लेंगे। एशिया कप 23 मई से जकार्ता में शुरू हो रहा है। भारत टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है। भारत की ऐशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सूही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में मिक्स टीम पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है। भारत की ही पलक और सर्वजोत सिंह को इस स्पर्धा में रजत पदक मिला। भारतीय निशानेबाज रमिता और पार्थ मखीजा ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में इस्तांबुल में भारत की अनामिका, शिखा और जैस्मीन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अनामिका ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में रोमानिया की यूजेमिया एंगल को हराया। शिखा ने 54 किलोग्राम वर्ग में अर्जेंटीना की हेरेरा मिलेग्रेस को हराकर जगह बनाई। जैस्मीन ने 60 किलोग्राम वर्ग में थाईलैंड की पॉर्नतिप बुआपा को मात दी। 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी 81 किलोग्राम वर्ग में और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन 70 किलोग्राम वर्ग में आज अपने मुकाबले में उतरेंगी। पूजा का सामना हंगरी की टीमिया नागी से और लवलीना का सामना सिंडी नगाम्बा से होगा। ब्राजील में बधिर ओलंपिक के 13वें दिन आज टेनिस और कुश्ती में कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। टेनिस में कांस्य पदक के मैच में पृथ्वी शेखर पर सबकी निगाहें होंगी। मिक्स डबल्स के कांस्य पदक के मैच में पृथ्वी और जाफरीन की जोड़ी का सामना धनंजय और भवानी की जोड़ी से होगा। कुश्ती की फ्री स्टाइल श्रेणी में विजय कुमार, अजय कुमार, कृष्ण कुमार यादव, वीरेंद्र सिंह, अमित, सुमित दहिया और शुभम पाटिल दांव पेच लगाते नजर आएंगे। पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अकार्डी ड्वारकोविच ने पूर्व विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद को उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। ड्वारकोविच फिर से अध्यक्ष पद की रेस में बने हुए हैं। FIDE के एक अधिकारी के अनुसार अगर ड्वारकोविच चुनाव जीत जाते हैं तो आनंद उनके उपाध्यक्ष होंगे। आनंद ने अपनी ओर से ट्वीट कर बताया था कि शतरंज के उज्जवल और बेहतर भविष्य का हिस्सा बनने की उन्हें उम्मीद है। महासभा की बैठक 7 और 8 अगस्त को होनी है, जब ये चुनाव संपन्न होंगे। भारतीय पुरुष टीम 25 मई को दोहा में अपने से अधिक रैंकिंग वाली जाम्बिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच खेलेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आज ये जानकारी दी है। ये मैच आगामी AFC एशियाई कप क्वालिफायर के अंतिम दौर के लिए भारत की तैयारी का हिस्सा है। क्वालिफायर के अंतिम दौर के मैच 8 जून से कोलकाता में खेले जाएंगे। भारतीय टीम फीफा रैंकिंग में 106वें स्थान पर है, जबकि जाम्बिया उससे 19 पायदान ऊपर 87वें स्थान पर बना हुआ है। FA कप फुटबॉल के फाइनल में कल लिवरपूल का सामना चेल्सी से होगा। लिवरपूल की टीम ने अब तक 7 बार FA कप का खिताब जीता है, जबकि चेल्सी की टीम ने 8 बार यह खिताब जीतने में सफलता हासिल की है। धर्मेंद्र, दोनों टीम के फॉर्म को देखते हुए कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। देखिए, अगर फाइनल है तो वैसे भी कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन लिवरपूल जिस हिसाब से खेल रहा है, जिस तरह से पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लीग कप में उसने चेल्सी को हराया था, फाइनल में पहले ही हराया था, इस समय चैंपियंस लीग के फाइनल में है। और उधर मैनचेस्टर सिटी ने भले प्रीमियर लीग में 3 अंक की बढ़त बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं लिवरपूल उसको टक्कर दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो 4 खिताब की एक सीजन में बात चल रही है, उसकी उम्मीद हम लिवरपूल से कर सकते हैं, क्योंकि टीम लगातार, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे सत्र में उसने हर टूर्नामेंट में उसमें अच्छा खेल दिखाया। और न सिर्फ उसके स्ट्राइकर बल्कि उसके डिफेंस ने भी, जिस तरह से उसने कम गोल खाए हैं, तो इसका मतलब उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा है। जी हां, बिल्कुल। इस मुकाबले पर सबकी नजर होगी कि कौन सी टीम जीतेगी। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो इस समय ताजा हाल है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के मुकाबले का, वो ये है कि 2 ओवर के बाद पंजाब की टीम ने बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए हैं। जॉनी बैरिस्टो की बात की धर्मेंद्र, हमने 9 गेंद पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है और आरसीबी को अब संभलना होगा। जी हां, देखना दिलचस्प होगा कि कितना स्कोर टीम बनाती है और फिर आरसीबी का जवाब क्या आता है।
आज के स्पोर्ट्स कैन में इतना ही। धर्मेंद्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हार्दिक आभार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।